चलिए बेटा, कल हम मोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। मोशनल ईएमएफ पढ़ा था हमने कि भाई कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जैसे वायर है बेटा, ये कोई वायर है, ठीक है ना, एल लेंथ की वायर है, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड है b, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और क्यों होगा ये हम पढ़ चुके हैं, कल हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई इसमें ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस होता है। ठीक है, अब देखो ये बड़ा ही स्पेशल केस ले रहे हैं बेटा। ये वाला जो हमारा केस है ना, इसमें हम क्या मान रहे हैं कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मान रहे हैं हम बेटा। ये जो वायर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, बिल्कुल ठीक है ना। बाकी अदर एंगल्स पे कुछ और होगा, एक जनरलाइज फॉर्मूला भी देखेंगे, लेकिन स्पेशल इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमारा फॉर्मूला होगा बेटा BVL। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा BVL सिर्फ उस केस में जब वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एकदम स्ट्रेट है और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सिर्फ तब। ये बड़ा स्पेशल केस है क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ना इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है ना। एक स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा BV इंटू L, मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ, ठीक है। बट एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं होता है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं हम। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का? जनरल फॉर्मूला किसी भी अनदर केस के लिए, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा इंटीग्रल ऑफ V क्रॉस B डॉट dl। V क्रॉस B डॉट dl ये है बेटा इसका रियल फॉर्मूला। V और B का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, V और B के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा उसका लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसका लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और सारे का इंटीग्रल। अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेना सब कुछ। मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो दोनों को बाहर निकाल लो, सिर्फ लेंथ को इंटीग्रेट कर देना। लेंथ को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इस केस में हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे बेटा। डायरेक्शन आप कैसे दोगे, है ना, कि भाई कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा, ये वर्चुअल बैटरी की तरह बिहेव करेगा, तो एक एंड इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक एंड नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने की हमारे पास एक टेक्निक है बेटा V क्रॉस B। आप वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो क्रॉस प्रोडक्ट थंब देगा बेटा। राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो थंब अपवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या बताएगा, हाई पोटेंशियल एंड के बारे में बताएगा, ठीक है। जिस तरफ थंब आएगा, थंब ऊपर आ रहा है तो यानी कि ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, नीचे नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। ये एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगी बेटा, ऐसी बैटरी की तरह। ये वायर को आप एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो जिसका ऊपर वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो एक TNT बना लें इसमें और TNT बना के लिखें डायरेक्शन से रिलेटेड। TNT में ही लिख लें डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। TNT में लिखें डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन हमें हाई पोटेंशियल एंड बताएगी। तो डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B will give, direction of V cross B will give high potential end। वो हमें हाई पोटेंशियल एंड के बारे में बताएगी, ठीक है, क्लियर। स्ट्रेट वायर का अब थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, फिर वापस घूम फिर के हमने इसी पे ही आना है, ठीक है ना। जनरल डिस्कशन भी जरूरी है क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि कोई लिखा थोड़ी ना है कि उसी से सवाल आएगा। अच्छा, जनरलाइज फॉर्मूला हमने पढ़ा बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का
वी क्रॉस बी डॉट डीएल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यानी कि हमें यहाँ पे दो एंगल डिफाइन करने पड़ेंगे, तो हम दो एंगल डिफाइन कर देते हैं। पहले थीटा डिफाइन कर देते हैं। थीटा मान लो बेटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में हम एंगल मान रहे हैं थीटा, और अल्फा मान लो एंगल बिटवीन, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट भी है ना, तो एक और एंगल चाहिए होगा अपने को, एंगल बिटवीन वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा ना, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके और लेंथ वेक्टर के बीच में एंगल होगा, एंगल बिटवीन वी क्रॉस बी एंड डीएल। वी क्रॉस बी और डीएल के बीच में एंगल होगा, लेंथ वेक्टर के बीच में एंगल होगा, ठीक है। और लेंथ वेक्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ जी, लेंथ वेक्टर देख लेते हैं कि लेंथ वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का ना जो असली रूप है, अगर इस फॉर्मूला का मैं असली रूप देखूं, केस 1 देखूं कि भाई वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट अगर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा? कंप्लीट लेंथ। तो हमारा इंड्यूस डीएमएफ का फॉर्मूला बन जाएगा वी क्रॉस बी, भाई बी वी साइन थीटा, और साथ में एल भी है तो एल साइन ऑफ थीटा, और डॉट प्रोडक्ट है तो कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ अल्फा। ये होता है बेटा इसका रियल फॉर्मूला इंड्यूस डीएमएफ का, बीवीएल साइन थीटा कोस ऑफ अल्फा, जहां पे थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, अल्फा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके और लेंथ वेक्टर के बीच में एंगल है, ठीक है। तो जैसे समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। ये वाला था बेटा अपना एग्जांपल, एक स्ट्रेट वायर थी और मैं मान रहा था कि स्ट्रेट वायर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, लेंथ है इसकी एल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। इस केस में थीटा हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अच्छा, v क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, v इधर b अंदर, तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरफ आ गया? अपवर्ड। तो इधर किसकी डायरेक्शन आ गई बेटा? v क्रॉस b की डायरेक्शन आई इधर, v क्रॉस b की डायरेक्शन आ गई इधर, ठीक है। लेंथ वेक्टर बेटा ये रहा, लेंथ के अलोंग ही होगा, तो लेंथ वेक्टर भी हमारा अपवर्ड ही है, लेंथ वेक्टर तो लेंथ के अलोंग लेंगे ना, तो लेंथ वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? v क्रॉस b और लेंथ वेक्टर के बीच में एंगल बेटा, लेंथ वेक्टर भी अपवर्ड आएगा, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल आएगा 0 डिग्री। अब आप ये वैल्यू यहां पे रखे बेटा, BVL sin 90 cos 0, sin 90 1, cos 0 भी 1, तो फॉर्मूला क्या बच जाएगा अपना इंड्यूस डीएमएफ का? BVL, इंड्यूस डीएमएफ का फॉर्मूला होगा BVL। और ये भी हमारा एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। कौन सा वाला केस? जब एक स्ट्रेट वायर परपेंडिकुलर मूव करती है, ठीक है ना, जब एक स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगी तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज किसी भी अनदर केस में जनरल फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हरदम याद रखें। फिर से समझा देते हैं बेटा, फिर से समझा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट बेटा रिजल्टेंट एक वेक्टर आता है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, उसका लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बेटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चाहिए, उसको हमने डिफाइन कर दिया थीटा, जो हमें देगा एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है।
अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वो लेंथ वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंथ वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को हमने डिफाइन कर दिया अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा चेंज हो गया, BVL sin थीटा कोस अल्फा, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो। ठीक है, फिर एक और स्पेशल केस देखा कि जब एक स्ट्रेट वायर परपेंडिकुलर मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के, वायर की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थंब अपवर्ड, तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरफ आएगा इनका, ऊपर की तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ऊपर। और लेंथ बेटा, ये ऐसा था अपना वायर, तो इसका लेंथ वेक्टर भी क्या आएगा, लेंथ के अलोंग ही होगा लेंथ वेक्टर तो। ठीक है, तो इसका लेंथ वेक्टर भी इधर, तो अल्फा क्या हो गया भाई, लेंथ वेक्टर और v क्रॉस b के बीच में एंगल, उसको हमने अल्फा लिखा था, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। आप दोनों की वैल्यू यहां पे पुट करें, sin 90 cos 0, sin 90 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है BVL। ठीक है, BVL। या दूसरा देखो, एक आसान सी भाषा में, आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करना चाहते हो ना, तो अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए वेलोसिटी का सिर्फ वही कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इंड्यूस्ड, अगर वेलोसिटी किसी एंगल पे भी दी हुई हो ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, आप उस वेलोसिटी को रिजोल्व कर लो, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, उसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ वो कंपोनेंट रिस्पांसिबल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब आगे भी देखो बेटा, डीएल वेक्टर भी तो है ना, अगर अगर v क्रॉस b लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है ना, v क्रॉस b लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर आ गया, तो उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और ये फंडा सिर्फ पहली चीज से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपने यहीं पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया ना, तो आगे आपको कोई थीटा अल्फा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, अभी लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं इसका। क्वेश्चन कम इंफॉर्मेशन टाइप है वो, इसी को समझने के लिए। एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक वायर, स्ट्रेट वायर है बेटा, एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है L लेंथ की एक वायर। ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है ना, और वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है तो वेलोसिटी तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर है भाई। कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, जैसे बना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कर रहा है, तो है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थीटा तो इस केस में क्या है, जैसे इसको आप कोई भी एंगल मान लो, ये बीटा मान लो, बस ये एंगल दिया हुआ आपको बीटा। तो हमें दो एंगल्स की जरूरत होती है ना, पहला तो मिल गया थीटा 90 डिग्री है भाई, वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है ना, अगर ये अंदर की तरफ जाता तो कुछ ना कुछ एंगल होता, लेकिन इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो थीटा 90 डिग्री। अब ऐसे केसेस में क्या करो बेटा, आप वेलोसिटी को ना रिजोल्व कर लो, आप वेलोसिटी को रिजोल्व कर लो। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा यहां से, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा इधर v cos बीटा, v cos बीटा,
और एक कंपोनेंट आएगा इधर v साइन बीटा, v साइन बीटा। वेलोसिटी का झंझट खत्म, वेलोसिटी का किस्सा खत्म। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, एक v cos बीटा और एक v साइन बीटा। ठीक है, अब देखो बेटा क्या बात याद रखनी है, पहला तो मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में क्या है, वेलोसिटी का सिर्फ वही कंपोनेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां पे आओ, ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो इधर वाला भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, इधर वाला भी परपेंडिकुलर है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई ना, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या देखो, दोनों कंपोनेंट्स में से जो कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर होगा ना, सिर्फ वही इंड्यूस्ड ईएमएफ में पार्टिसिपेट करेगा। जो कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, सिर्फ वही इंड्यूस्ड ईएमएफ में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरे कंपोनेंट का कोई रोल नहीं आएगा। ठीक है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लेंथ के अलोंग आ गया ना, वो कंपोनेंट कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है ना, लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ में कोई रोल नहीं है। और बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है ना, आपको जो मर्जी एंगल दिया हुआ ना, सारा झंझट खत्म कर दिया इसने। आप रिजोल्व करो वेलोसिटी को, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक लेंथ के अलोंग, एक लेंथ के परपेंडिकुलर। जो लेंथ के अलोंग कंपोनेंट होगा उसको निकाल के फेंक दो, सिर्फ कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा उसका रोल होगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? ठीक है, अब क्या करो, दोनों कंपोनेंट्स को ना सेपरेटली ट्रीट करो। मैं समझा रहा हूं कि सिर्फ किसी को हम क्यों लेंगे। ठीक है, यहां से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ का, बी वेलोसिटी का सिर्फ ये कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा तो बी वी एल कोस ऑफ बीटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, अगर ना लिखते ना तो अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल था बीवीएल साइन थीटा कोस अल्फा, बीवीएल साइन थीटा कोस ऑफ अल्फा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, थीटा 90 डिग्री था। ठीक है, अब देखो इस कंपोनेंट के लिए अगर मैं देखूं, अलग अलग देख रहे हैं, इस कंपोनेंट के अगर मैं देखूं, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो v क्रॉस v, इस कंपोनेंट के लिए v क्रॉस v किस तरफ आएगा, अपवर्ड। v क्रॉस v क्या आ गया, अपवर्ड। ठीक है, और लेंथ वेक्टर बेटा किस तरफ है, लेंथ वेक्टर इधर है, v क्रॉस v इधर है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। ठीक है, अब दूसरे कंपोनेंट से बात करो, इस वाले से, v ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो v क्रॉस v लेफ्ट हैंड साइड में इधर, और बेटा लेंथ वेक्टर भी तो इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया, जीरो, दोनों के बीच में एंगल आ गया जीरो। तो ये कंपोनेंट डेफिनेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए रिस्पांसिबल होगा। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को ना एक टीएनटी बनाओ और उसमें सम अप करो। ठीक है, एक टीएनटी बनाओ और उसमें कुछ एक बातें लिखो, ताकि हम बार बार ना थीटा के चक्कर में ना पड़ना पड़े, आप डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर ले। टीएनटी में पहला पॉइंट लिखो, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी perpendicular to magnetic field is only responsible for induced EMF, सिर्फ वही induced EMF के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखना था component along magnetic field is not responsible for induced EMF। ठीक है, वेलोसिटी का सिर्फ वही कंपोनेंट ईएमएफ इंड्यूस करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे ये केस आ जाए जिसमें दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो उसमें हम सेकंड फंडा देखेंगे। अगर यहां से बात बन जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो किस्सा खत्म। अगर इससे बात ना बने तो सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है अपने को, इससे बात नहीं बनी, इससे पूछो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लेंथ, perpendicular to length is only responsible for induced EMF, for induced EMF सिर्फ वही induced EMF के लिए responsible होगा। component along length is not responsible for induced EMF, वो induced EMF के लिए responsible नहीं है, is not responsible for induced EMF। ठीक है, लिखने सही बच्चे ये, फिर आगे चलते हैं। ये तो हमने स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ दिया बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये लिखने सही बच्चे, मैं आगे पढ़ा रहा हूं तब तक। इंड्यूस्ड EMF in a wire of any shape, in a wire of any shape, किसी भी शेप की वायर ले लो बेटा आप, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आप कैसे निकालोगे अगर स्ट्रेट वायर नहीं है। वायर ऑफ एनी शेप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी शेप की वायर मूव कर रही है तो आप उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालोगे। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ली, और इसमें कोई भी आर्बिट्री शेप की वायर मान लूं मैं, ये वायर मान ली, ये वायर ए बी, ये वायर ए बी है। ठीक है, ये किसी वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, किसी वेलोसिटी वी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, आर्बिट्री शेप की, कोई भी शेप हो सकता था वायर का। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बताओ इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इसमें आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में फंडा पढ़ा था हमने इफेक्टिव लेंथ का, है ना, कि जब वायर किसी भी शेप एंड साइज की होती है तो आप किससे बात करो, इफेक्टिव लेंथ से बात करो, इफेक्टिव लेंथ से बात करो। तो इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे बेटा, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो और आप इफेक्टिव लेंथ निकाल देंगे इसकी, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ आ गई। ठीक है, तो अब फॉर्मूला में जहां कहीं भी लेंथ था ना, लेंथ की जगह आप क्या यूज कर लो, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है ना, अब सवाल क्या है, ये वायर है ए बी, ये इस डायरेक्शन में बी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इफेक्टिव लेंथ लेके उसको स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेटा, V क्रॉस बी डॉट L इफेक्टिव। ठीक है ना, L इफेक्टिव ले लेंगे बेटा, जितने भी फॉर्मूलाज थे ना हमारे सब में इफेक्टिव लेंथ ले लेंगे। ठीक है ना, V क्रॉस बी डॉट डी, अच्छा ये DL आएगा ना, डॉट DL इफेक्टिव, या V क्रॉस बी बाहर निकाल लो अगर कांस्टेंट है तो, और इंटीग्रेशन ऑफ DL इफेक्टिव डॉट प्रोडक्ट होगा, तो और क्या लिख सकते हैं, V क्रॉस बी डॉट L इफेक्टिव, अगर कांस्टेंट है तो, अगर नहीं है तो सबसे पहला यूज करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ देखेंगे बेटा हम, अगर कोई भी शेप दिया हुआ है तो इफेक्टिव लेंथ और एंगल्स का बेटा बहुत खास ध्यान रखना है, ये ध्यान रहे। उसके लिए मैंने वो जो TNT लिखवाए थे ना, वो TNT दिमाग में रहने चाहिए दोनों। ठीक है, फिर आपको ना न्यूमेरिकल सोल्व करने में बार बार एंगल का झंझट नहीं लेना पड़ेगा, कोस साइन थीटा कोस अल्फा, कंफ्यूज हो जाओगे, अल्फा थीटा ऐसे ही कुछ का कुछ ही बनाओगे फिर। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी फंडा से मैंने क्या कहा था, स्ट्रेट वायर के फंडा से मैं क्लोज लूप का फंडा एक्सप्लेन करूंगा। अगर क्लोज लूप मूव कर रहा है, सेकंड केस, इसी में स्पेशल केस अगर हम देखें, इफ ए क्लोज्ड लूप, अगर क्लोज्ड लूप
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? एक क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा भाई बताओ? अब तो इंटेलिजेंट हो गए हो ना। क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? 0, क्योंकि क्लोज लूप के लिए बेटा इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी? 0। इफेक्टिव लेंथ 0 तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा? 0 आएगा भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि सारा खेल तो इफेक्टिव लेंथ का है ना। इफेक्टिव लेंथ ही 0 तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0। ठीक है, तो क्लोज लूप का फंडा भी हमने यहां से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और कुछ एक सवाल करते हैं, बस एक बात का ध्यान रखना है, एंगल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जी, और इसमें एक सेमी सर्कुलर रिंग, एक सेमी सर्कुलर वायर है बेटा, सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है आर। आर रेडियस की सेमी सर्कुलर वायर वर्टिकली डाउनवर्ड फोल्ड हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर। एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है आर, वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, वर्टिकली डाउनवर्ड, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें अगर सेमी सर्कुलर वायर है तो? बताएं भाई। v वेलोसिटी से, वेलोसिटी मान लो v है, v वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी, और बाकी लोग भाई? ठीक है, बाकियों को समझ नहीं आया? ओके ओके, ठीक है, सही है बेटा, 2BVR। ठीक है, देखो सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा, पहले इफेक्टिव लेंथ में कन्वर्ट करो इसको, क्योंकि किसी भी शेप एंड साइज की है तो इफेक्टिव लेंथ बनाई भाई, ये रही इफेक्टिव लेंथ इसकी, ये रही जी इफेक्टिव लेंथ। लो जी इफेक्टिव लेंथ बना ली, और जब इफेक्टिव लेंथ बना लो तो इसको मिटा दो भाई, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और इफेक्टिव लेंथ बेटा उसके डायमीटर के इक्वल है, तो लेंथ कितनी हो गई? 2r, लेंथ हो गई 2r। और देखो अगला फंडा एंगल का, बेटा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और दूसरा फंडा वेलोसिटी लेंथ वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, तो एंगल का झंझट खत्म करो, एंगल का झंझट खत्म, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का भी बी है, लेंथ वेक्टर के भी परपेंडिकुलर बी है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BVL, BVL इफेक्टिव, BV इफेक्टिव लेंथ हो गई 2r, तो इसका फॉर्मूला आ गया बेटा 2BVR। इतना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, 2BVR ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके 3-4 पार्ट हैं वो देखते हैं हम, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये इफेक्टिव लेंथ वाला फंडा। नीट में आया हुआ सवाल था बेटा, ये वाला जो था ना, ये सेमी सर्कुलर रिंग वाला, ये नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक क्लोज्ड लूप है, एक क्लोज्ड सर्कुलर रिंग है बेटा, क्लोज्ड सर्कुलर लूप। ठीक है जी, क्लोज्ड सर्कुलर लूप है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से
बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा। v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड है b, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है c और ये पॉइंट है d। डायमेट्रिकली अपोजिट है, a के डायमेट्रिकली अपोजिट c है, b के डायमेट्रिकली अपोजिट d है। ठीक है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ये पॉइंट्स, और ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे है। ठीक है ना, दो डायमीटर्स जो परपेंडिकुलर है ना आपस में, उनके अलोंग ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मेरा सवाल, फाइंड फर्स्ट पार्ट नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड, इस लूप में नेट ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। सेकेंड पार्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। थर्ड पार्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। फोर्थ पार्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, नेट ईएमएफ इंड्यूस बेटा, पूरे लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। भाई सर्कुलर लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो कोई ईएमएफ इसमें इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ क्या आ गई, 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया भाई 0। इसमें कोई भी नेट ईएमएफ की बात कर रहे हैं हम, नेट ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पूछा जाए ना, किन्हीं भी, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी मैंने डिस्कस किया था, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पूछा जाए तो सिर्फ उन दो पॉइंट्स से मतलब रखो, बाकी सारे सिस्टम को निकाल के फेंक दो। ठीक है, आपसे ए और सी के बीच में पूछा है ना, ठीक है ना, ए और सी के बीच में, तो या तो ये वाला पोर्शन लो या ये वाला पोर्शन लो। ठीक है ना, और इसको मेंशन करना जरूरी है, ए और डी का ये वाला पोर्शन लेना है बेटा, ये ध्यान रहे। ठीक है ना, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ मिलेगा, ए डी यहाँ पे एक पॉइंट और बना देगा कि वायर ए ई डी में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वायर ए ई डी लिख दो। ठीक है, इधर लिख दो वायर ए बी सी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए बी सी वायर, और यहाँ पे लिख दो बी डी, बी सी डी। ठीक है, तो अगला सवाल पूछा है कि वायर ए बी सी में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्या करो बेटा, सिर्फ और सिर्फ ए बी सी को ही ड्रॉ करो, जितना पूछा है ना सिर्फ उतने पोर्शन को ड्रॉ करो। ठीक है, ये ए बी और सी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। इफेक्टिव लेंथ क्या आएगी बेटा इसकी, इफेक्टिव लेंथ ये होगी डायमीटर के अलोंग, इफेक्टिव लेंथ आएगी भाई डायमीटर के अलोंग, ये आ जाएगी जी इफेक्टिव लेंथ, ये आ गई अपनी इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, अब इफेक्टिव लेंथ सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन में इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया, 2r के इक्वल हो गया। भाई अगर इसका रेडियस r था तो इफेक्टिव लेंथ डायमीटर के इक्वल बनेगी, इफेक्टिव लेंथ डायमीटर के इक्वल, तो इफेक्टिव लेंथ हो गई 2r। और वेलोसिटी ध्यान से देखो बेटा, वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, आप देख रहे हैं वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी लेंथ वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो इंड्यूस्ड ईएमएफ का, BVL इफेक्टिव। तो BV इफेक्टिव लेंथ कितनी है बेटा, 2r, BV इंटू 2r, तो क्या आ गया 2BVR। सेकेंड केस में ABC, इस वायर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, 2BVR। और अगर डायरेक्शन पूछ ले बैटरी की, तो बैटरी की डायरेक्शन बेटा V क्रॉस B, तो ऊपर वाला एंड पॉजिटिव, यानी कि ये कुछ ऐसे बिहेव करेगी कि ये वाला पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसे एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, समझ आया, हाँ जी समझ आ गया, सबको क्लियर है। ठीक है, अब आओ थर्ड पार्ट पे।
ठीक है, थर्ड पार्ट का हम डिस्कशन करें। इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन बी सी डी वायर में, बी सी डी ये वाली वायर बेटा, तो बनाओ ये बी सी डी, ये हमारी वायर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इफेक्टिव लेंथ बेटा ये हो जाएगी, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, ये हो गई जी इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ आ गई 2r, ठीक है। और वेलोसिटी देखो भाई, इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि ये तो इधर मूव कर रहा है ना रिंग, तो इसकी वेलोसिटी भी इधर ही होगी, वेलोसिटी इधर है, ये इफेक्टिव लेंथ है। अब टीएनटी का सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ठीक है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मान लिया, लेकिन सेकेंड पॉसिबिलिटी भी तो चेक करनी है ना भाई, वेलोसिटी लेंथ वेक्टर के अलोंग है, वेलोसिटी लेंथ वेक्टर के अलोंग है, और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लेंथ वेक्टर के अलोंग होता है उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ में कोई रोल नहीं होता, तो इस कंपोनेंट का इंड्यूस्ड ईएमएफ में कोई भी रोल नहीं होगा, तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा बेटा, 0। इस केस में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। अब आओ फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट अच्छा है क्योंकि अब इसमें ना थोड़ी ज्योमेट्री यूज होगी और थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। आपको एईडी, तो एईडी इसको ड्रॉ कर लो आप, ये एईडी, ठीक है ना, ये क्वार्टर सर्कुलर आर्क बन गई ना बेटा अपनी, ए डी, ठीक है ना, क्वार्टर सर्कुलर आर्क बन गई क्योंकि 1/4 ऑफ द सर्कल है ना, ये 1/4 ऑफ द सर्कल है, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे पहले, तो उससे पहले बेटा एक बात हमें पता हो, ये वाला आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है ना, पहले इफेक्टिव लेंथ निकाल लेते हैं, ये भी आर और ये भी आर, क्योंकि देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ठीक है, ये बनाया मैंने, ये भी आर, ये भी आर, इफेक्टिव लेंथ होगी बेटा ये क्या होगी इसकी इफेक्टिव लेंथ, ये हो गई जी इफेक्टिव लेंथ। तो एल इफेक्टिव अब की बार कितनी आएगी, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसका रूट, तो एल इफेक्टिव कितनी आ गई, √2r, इफेक्टिव लेंथ मिल गई बेटा √2r, ठीक है जी, इफेक्टिव लेंथ √2r। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, नाम राशि भैया, है ना, अभी इतनी जल्दबाजी ना करें, एंगल एंगल भी खेलना है अभी, ठीक है, एंगल एंगल खेलेंगे अभी। अब देखो सवाल क्या है, इसको सारे को मिटाओ झंझट को, और सिर्फ इफेक्टिव लेंथ से बात करो, ये इफेक्टिव लेंथ है, और वेलोसिटी किस तरफ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वेलोसिटी तो भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। और देखो इफेक्टिव लेंथ ये ऐसा बना था, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये जो इफेक्टिव लेंथ है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, 45। तो अब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी और इफेक्टिव लेंथ के बीच में एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। इफेक्टिव लेंथ इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल आ गया 45 डिग्री। तो अब मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी को रिजोल्व करो, वेलोसिटी को रिजोल्व करो, दो कंपोनेंट बनाओ, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का बेटा इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा ना, रिजोल्व करेंगे तो v sin 45, v sin 45 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर v cos 45, v cos 45। सुन रहे हैं मेरी बात, पल्ले पड़ रही है कुछ, या फिर ऐसे ही जल्दबाजी करने वाले लोग, देख ले जरा जल्दबाजी करने वाले लोग, ठीक है ना, एंगल नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है। तो पहले बताया था कि स्ट्रिक्टली भैया एंगल को बड़े केयरफुली देखना है एंगल को, ठीक है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, देखो बेटा इफेक्टिव लेंथ इधर आई,
वेलोसिटी इधर थी, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी ना, तो एंगल दोनों के बीच में 45 डिग्री आया, 45 डिग्री। वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ लो, एक कंपोनेंट लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर आया, एक कंपोनेंट लेंथ वेक्टर के अलोंग आया। फिर अपना टीएनटी क्या कहता है, इसका भाई कोई रोल नहीं है, इसको हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में सिर्फ और सिर्फ इसका रोल होगा। तो अब क्या हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा v इंटू वेलोसिटी क्या है हमारी, v साइन 45 इंटू एल इफेक्टिव, इंटू एल इफेक्टिव। तो v वेलोसिटी v साइन 45 v बाय रूट 2 इंटू इफेक्टिव लेंथ रूट 2r। तो कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा, VVR इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ठीक है, खुल गई आंखें, रूट 2 VVR वालों की आंखें खुल गई। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा भाई VV इंटू R, VV इंटू R आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है भाई साहब, समझ आ गया सबको? हाँ भाई बोलो, हाँ या ना बताओ। चलो अब कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के ही। नहीं, उससे पहले ना हम एक टॉपिक और कर लेते हैं, ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन कर लेते हैं हम। ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, आपने डाउट सेंड किया था व्हाट्सएप पे, वो कैपेसिटर वाला डाउट था क्या आपका? कैपेसिटर का लेके कोई डाउट था सिंह साहब? हाँ ठीक है, आपने दोबारा फोटो भेज दी थी ना, भेज दूंगा मैं फोन करके उसको। ठीक है, चलो ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन समझ लें, इसका डेरिवेशन करवा रहा हूं पूरा। डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब। ठीक है, पूरा पूरा चांस होता है इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने का। ठीक है, क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली बेटा, पहले इसको समझे फंडा को। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बहुत दूर इन्फिनिटली अवेलेबल है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ही है, हर जगह सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल नोट कर लेना बेटा। आपने क्या किया, एक वायर ली, ठीक है ना, एक वायर या रोड, रोड बोल दो, ठीक है ना, वायर, क्योंकि वायर भी एक थिन रोड की तरह ही होती है ना। आपने एक वायर ली या रोड ली एल लेंथ की, एल लेंथ की एक वायर ली, और इसको आपने क्या किया, एक एंड पे हिंज कर दिया, एक एंड पे हिंज कर दिया। ठीक है ना, यहाँ बीचों बीच कील ली और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहाँ पे इसको हिंज कर दिया। हिंज का मतलब कि ये इसके अबाउट घूम सकती है। ठीक है, और हिंज करके क्या किया, आपने इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया। आप इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, तो बताइए क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्योंकि सवाल क्या है, एक रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी बेटा, ये ऐसे मूव कर रही तो कट तो करेगी ना, और अगर कट करेगी तो डेफिनेटली इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसे होगा, ध्यान से समझ लें पूरा प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने सवाल बनते हैं ना, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट सवाल बनता है मैकेनिक्स का और मैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, सबको पता चल गया, क्यों होगा ये भी पता चल गया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। एंगुलर वेलोसिटी हमें ओमेगा बता दी, लेंथ बता दी एल, मैग्नेटिक फील्ड है भाई बी, बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस वायर को ना थोड़ा सा, ये जो रोड है ना, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे बेटा ये हिंज्ड है, अकेले वायर को मैंने निकाल के देखा। ठीक है, आप देखो इसके हर कंपोनेंट की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और v किसके इक्वल होता
होती है बेटा ओमेगा इंटू आर। v इज इक्वल टू ओमेगा आर होती है ना, जहां पे v हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, v टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे कोई टुकड़ा लूं, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी लूं, यहां से कुछ डिस्टेंस मान लो x है, ठीक है, इस टुकड़े की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा इंटू एक्स। आप यहां पे कोई टुकड़ा लोगे, उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा इंटू इसकी डिस्टेंस मान लो y है, ओमेगा इंटू वाई, ओमेगा इंटू वाई, ठीक है। ऐसे ही आप इस वायर पे थ्रू आउट इस एंड से इस एंड तक अगर आप जा रहे हो, तो हर छोटे छोटे टुकड़े की, हर पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट है, हर पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट है। तो हर टुकड़ा, मैं इस छोटे से टुकड़े को क्या कह सकता हूं, ये स्ट्रेट वायर की तरह है और ये स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड में अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें टेंजेंशियल का तो पता है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला BVL होता है, BVL, ठीक है। तो हम एक छोटे से टुकड़े में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वेरी कर रही है थ्रू आउट, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला सारे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एक छोटे टुकड़े पे अप्लाई करें और उसको इंटीग्रेट कर दें, उसको इंटीग्रेट कर दें। तो वही फंडा आजमाएंगे, भाई ये वायर हमने मानी, इस वायर पे मैंने क्या किया, हिंज से x डिस्टेंस पे ना एक बहुत छोटा टुकड़ा मान दिया, बहुत ही छोटा टुकड़ा, ठीक है, जो लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन है, लगभग लगभग अपना स्ट्रेट लाइन है ये वाला, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी देखूं तो मैं इसकी इस तरफ होगी, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स, और इस टुकड़े की थिकनेस हम मान लेते हैं dx, dx थिकनेस का टुकड़ा है अपना, ठीक है। तो अब सवाल क्या है, एक dx थिकनेस का टुकड़ा वर्टिकली अपवर्ड, किसी भी मोमेंट पे आप देखोगे, एट एनी मोमेंट ये टुकड़ा बेटा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, होगा कि नहीं, लेंथ वेक्टर चाहिए यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, ये छोटा सा टुकड़ा हरदम इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है जी, बिल्कुल होगी। अब क्या करो, इस छोटे टुकड़े में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, फॉर्मूला पता है हमें स्ट्रेट वायर का, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, छोटे टुकड़े में ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा b इंटू इसकी वेलोसिटी इंटू इसकी लेंथ dx, लेंथ क्या हो गई भाई dx, इस छोटे टुकड़े की लेंथ dx, और b को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा x dx। तो छोटे टुकड़े में इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इस छोटे से टुकड़े में ईएमएफ इंड्यूस हुआ बेटा इतना। अगर कंप्लीट में चाहिए, यहां से यहां तक कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दो बेटा इसको, b ओमेगा x dx। x कहां से कहां लाई कर सकता है, मिनिमम यहां पे, मैक्सिमम यहां पे, जीरो से लेके l तक, 0 टू l। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा भाई, b और ओमेगा बाहर निकाल लो, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2, 0 टू l, तो फॉर्मूला क्या आ गया, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बेटा इसमें b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये इस केस के लिए अगर हिंज यहां पे किया हुआ है तो, ठीक है। अगला क्या होगा बेटा, सवाल इसमें इतने बनते हैं ना, वो अगली बार क्या कहेगा कि इसको मैं बिल्कुल सेंटर में हिंज कर दूं। ये क्लियर है, पहले ये बताओ सबको, झूठ मत बोलना, सच बताना, एकदम सच बताना, ये वाला क्लियर है पूरा बेटा। इस कंप्लीट वायर को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कंप्लीट वायर की वेलोसिटी क्या है, हर टुकड़े की वेलोसिटी डिफरेंट है, एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है बट टेंजेंशियल वेलोसिटी सबकी डिफरेंट है, ठीक है ना। और हर टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है ना, हर टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि देखो यार मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मोशन तो इसी प्लेन में है ना, तो इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर है तो सीधा फॉर्मूला है BVL, फिर तो कोई दूसरी बात सोचनी ही नहीं हमने, ठीक है। तो आपने उसको इस्तेमाल किया, एक छोटा सा टुकड़ा माना,
इसमें ईएमएफ देखा कितना इंड्यूस हुआ, कंप्लीट का चाहिए तो इंटीग्रेट कर दो, और चाहे कैसा भी सवाल आ जाए, कहीं पे भी हिंज क्यों ना कर दे, यहां तक का आपका सारा स्टेप कॉमन रहेगा। यहां से पहले पहले का जो था ना, पीछे का जो भी डिस्कशन किया वो सारा इसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, अब मान लो इसको ना बीच में से हिंज कर दिया, किसी ने कहा कि इस वायर को ना, इस रोड को बीच में से हिंज कर दिया, इस रोड को बिल्कुल बीचों बीच हिंज कर दिया, लेंथ थी इसकी रोड की L, तो बेटा इसको हम सेंटर को एकदम ओरिजिन मान लेंगे, जहां पे हिंज किया है ना उसको ओरिजिन मानेंगे। ये ध्यान रहे, हिंज को आपने ओरिजिन माना तो ये इधर लेंथ क्या बच गई, इधर वाला एंड L/2, इधर वाला -L/2। ठीक है ना, ये समझ आ गया ना ओरिजिन वाला फंडा। इसको मैं 0 मान रहा हूं, तो आधी लेंथ इधर है, आधी लेंथ इधर है, तो 0 से +L/2, 0 से -L/2। हाँ भाई, किसी को कंफ्यूजन है इसमें, ओरिजिन वाले में? यही है, ये समझ आ गया तो आगे कुछ नहीं है फिर। बोलो हाँ या ना, ये समझ आया सबको? ओरिजिन माना मैंने, एक वायर है बेटा जिसकी लेंथ है 2 मीटर, अगर मैं सेंटर को ओरिजिन मान लूं, इस वायर के सेंटर को ओरिजिन मान लूं 0, सेंटर का ओरिजिन मतलब 0, तो इधर कितनी बची 1 मीटर, इधर भी कितनी बची 1 मीटर, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए। ठीक है, अब देखो ये वायर थी, आप यहां से एक्स डिस्टेंस पे, आप ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा टुकड़ा मानते हैं ना, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा टुकड़ा माना, यहां तक सारा डिस्कशन सेम था। अब की बार टोटल ईएमएफ चाहिए ना, तो बी ओमेगा एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, ये टुकड़ा कहां लाई कर सकता है, यहां से लेके यहां तक लाई कर सकता है कि नहीं, मिनिमम भाई ये इधर हो सकता है और ये इधर हो सकता है, ये दो लिमिट है, इससे इधर नहीं जा सकता, इससे इधर नहीं जा सकता, तो लिमिट सब क्या रखेंगे, -L/2 से लेके +L/2 तक इसकी लिमिट्स रख देंगे, -L/2 से +L/2, और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, b ओमेगा भार बेटा x²/2 लिमिट्स -L/2 से +L/2, आप इस पर वैल्यू रखेंगे तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी 0। अगर आप रोड को सेंटर से हिंज कर देते हैं तो उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, इसका रीजन क्या है, देखो बेटा सेम मोमेंट पे जब ये रोड रोटेट कर रही है तो ये वाला टुकड़ा ऊपर मूव कर रहा है, ये वाला टुकड़ा नीचे, तो क्या आपको लग नहीं रहा दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट आएगी दोनों की डायरेक्शन, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा 0, इसके इक्वल एंड अपोजिट ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो नेट ईएमएफ क्या आएगा वायर में 0 आएगा नेट ईएमएफ। ठीक है, ऐसे ही किसी भी अनदर पॉइंट पे हिंज कर दे तो हमारा एक ही फंडा है, हम हिंज पे अपना ओरिजिन मानेंगे और लिमिट्स देख लेंगे कि आपने कहां पे हिंज किया, वो हमें बता देगा भाई इधर कितना बचता है, इधर कितना बचता है, उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स रखेंगे। यहां तक का डिस्कशन सारा अब तक का वैलिड है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी सबके लिए ये डिस्कशन वैलिड है यहाँ तक, उसके बाद सिर्फ आपने इंटीग्रेट करके लिमिट्स अलग अलग होंगी हर केस में। ठीक है प्रभुदेवा, कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? यस सर, नहीं सर, है भी नहीं भी, चलो ठीक है बेटा, ठीक है चलो करो एंजॉय, संडे एंजॉय करो अपना, कहां से मिलेगा अगर संडे एंजॉय करने को, कल तो पेपर है ना। आई थिंक लॉग इन कर लिया बेटा सही बच्चों ने वहां पे, जो नया प्लेटफॉर्म है अपना उस पे, सही बच्चों ने नए प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर लिया, क्योंकि कल टेस्ट है ना, और टेस्ट वहीं पे होगा, और टेस्ट का सिलेबस तो पता ही है ना, क्या आएगा टेस्ट में, क्या आएगा भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
ये आपका सिलेबस होगा कल के टेस्ट का। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर ले। असाइनमेंट भी मैंने सेंड की थी, वो असाइनमेंट पूरी कर ले, हो सकता है असाइनमेंट में से पेपर आ जाए, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय सबको।